नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। एसएससी पीवाईक्यू जीके जीएस सीरीज 2025 में आप सभी का स्वागत है। और इसमें हमने भारतीय संविधान के 7 पार्ट को कंप्लीट किया। आज ही हमारा पार्ट नंबर 8 है और पार्ट नंबर 8 में हम लोग 35 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। 35 क्वेश्चन के साथ में जितने भी संलग्न कॉन्सेप्ट हैं उनका भी एनालिसिस करेंगे साथ ही साथ। तो लगभग हमारा एक सेशन में लगभग 100 से एबव क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं और लेते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कहता है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें आप निर्बाध रूप से धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। तो आर्टिकल आपका अभी जस्ट इससे पहले वाला जो सेशन खत्म किया था आपने, उसमें आपने देखा कि आर्टिकल 25 से 28 तक धर्म को निर्बाध रूप से मानने की स्वतंत्रता दी गई है। अब अगर आपने कहा कि 25 में क्या है, तो 25 में आप कह सकते हैं अंतःकरण धर्म को अबाध रूप से मानने तथा आचरण करने की स्वतंत्रता। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता आप ध्यान में रखिए, अंतःकरण की स्वतंत्रता है। 26 में आपसे पूछ लिया जाए तो क्या कहेंगे? 26 में धार्मिक कार्यों का प्रबंधन है, यानी कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के बारे में कहा गया। 27 में कहा गया कि किसी व्यक्ति को किसी भी विशेष धर्म का प्रचार प्रसार करने, व्यवहार के लिए किसी भी वाद का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि भैया इतना रुपया दो उसके बाद हिंदू धर्म ज्वाइन करो, या इतना रुपया दो तो क्रिश्चियन धर्म ज्वाइन करो। या प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता कि जबरदस्ती आपको इसमें पैसा देकर ही इस धर्म को अडॉप्ट करना है, धर्म को स्वीकार करना है। तो ये 27 में कहा गया। 28 में कहा जाता है कि राज्य विधि से पूर्वतः पोषित है, यानी कि राज्य का जो है नियम कायदे कानून से ही राज्य चलता है, ना कि धर्म से। तो शिक्षण जो संस्थाएं हैं उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी कि धार्मिक जो राज्य द्वारा पोषित जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें धार्मिक शिक्षा को बैन किया गया है कि धार्मिक शिक्षा आप नहीं दे सकते हैं, जो पाठ्यक्रम की शिक्षा है उसको दीजिए। तो ये 28 में है। तो आर्टिकल अनुच्छेद 25 से 28 तक कहता है धर्म की स्वतंत्रता के बारे में। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 202। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बात असत्य है? जो बात सत्य नहीं है उसके बारे में आपसे पूछा है। तो इसमें कह रहा है, पहला देखिए, ये कहता है भौतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक स्थितियां प्रदान करना। ये तो बात सही है। फंडामेंटल राइट्स जो होता है भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो आपको भौतिक सुरक्षा प्रदान करते हैं अन्य परिस्थितियों में भी। तो ये तो बात सही है। ये छुआछूत मानने के लिए आवश्यक परिस्थितियां पैदा करते नहीं। अस्पृश्यता के अंत की बात किया गया है और आर्टिकल 17 में बात किया गया है। आर्टिकल कितने में? आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात किया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी असत्य है। सी कहता है सामाजिक न्याय। हाँ ठीक है, सामाजिक न्याय होना चाहिए और देता भी है। सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। भारतीय संविधान में 3 न्याय की बात किया गया है। न्याय 3 है, एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये 3 प्रकार के न्याय की बात किया गया है। तो ये भी न्याय को नींव रखते हैं, ये भी बात सही है। ऑप्शन नंबर डी कहता है ये नैतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं, सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग असत्य पूछा तो असत्य है कि ऑप्शन नंबर बी छुआछूत को मानने के लिए आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 203। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डेढ़ धार्मिक मामलों के प्रबंधन एवं स्वतंत्रता से संबंधित है। अभी धर्म को निर्बाध रूप से मानने, उसका आचरण करने के लिए जो आर्टिकल्स हैं वो है 25 से 28। तो भाग कौन से भाग में है? 3 में है।
तो इसमें आपका आर्टिकल 26 करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता बात किया गया है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लेख किया गया है, और ये कितने में है? पार्ट 3 में, कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट 3 में है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 204, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार के रूप में पोषित किया गया है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, और ये आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं कि भाई इंटरनेट के बारे में एक मौलिक अधिकार दिया गया, वो कौन सा मौलिक अधिकार कब दिया गया है, इसको भी समझने की जरूरत है। देखिए, जो आपका वहां केरला हाई कोर्ट था, उसने एक इंटरप्रिटेशन जाहिर किया था कि मतलब किसी ने इंटरप्रिटेशन जाहिर किया, तो उसमें इस चीज का मुद्दा उठा हुआ था। तो संविधान के आर्टिकल 19 के सेक्शन ए के सब सेक्शन 19 के सेक्शन 1 के सब सेक्शन ए में इसके वर्णन किया गया है कि भाई इंटरनेट की जो पहुंच है वो सभी आम आदमियों के लिए होनी चाहिए, कि आम आदमी भी उससे ओतप्रोत रहे, कि डिजिटल इंडिया आप बना रहे हैं तो आम आदमी कहीं पीछे न रह जाए, यह मौलिक अधिकार उसको भी मिलना चाहिए। तो डिजिटल असमानता को कम करने के लिए, ध्यान में रहें, डिजिटल असमानता को कम करने के लिए, असमानता को कम करने के लिए आर्टिकल 19 के सेक्शन 1 के सबसेक्शन ए में इसका वर्णन किया गया है। और इसके तहत जो मार्च 2017 में केरल में हर एक नागरिकों को भोजन, पानी, शिक्षा के तहत इंटरनेट भी उपलब्ध कराया जाएगा, यह उनका फंडामेंटल राइट्स है। तो ये चीजें केरला हाई कोर्ट में कब ये पिटीशन दायर हुआ? 2017 में। 2017 में ये वाद चला, और इसमें इस चीज को बताया गया। कौन कौन सा चीज था? जैसे भोजन भी आपका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, पानी भी है, पानी है, शिक्षा है। तो इसी के साथ में आपका इंटरनेट भी एक फंडामेंटल राइट्स के रूप में जाना गया। तो इंटरनेट भी आपको मिलना चाहिए। तो आर्टिकल आपका कौन सा सही हो जाएगा? 19। आर्टिकल 19 में इसका वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 205, जनवरी 2020 के महत्वपूर्ण फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान के डैश तक इंटरनेट को मौलिक अधिकार बनाया जाए। जस्ट अभी आपने पढ़ा है, आर्टिकल 19 के सेक्शन 1 के सब सेक्शन ए में इसका वर्णन किया गया है। और कब लागू हुआ था, कब आया था पिटीशन दायर किया गया? 2017 में। ये इसका निर्णय दिया था कहां पर? केरला में। तो इसको भी ध्यान में रखें। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 206, इस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। तो आर्टिकल 21 में ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि चिकित्सा का जो अधिकार है वह उसका मूल अधिकार है, वो फंडामेंटल राइट्स है, उसको मिलना चाहिए। और स्वच्छ वातावरण, त्वरित विचारण, निःशुल्क विधिक सहायता, धूम्रपान से संरक्षण का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 207 में कहता है भारत को जो संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह पोषित करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, यानी जीवन जीने की स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 21 अभी जस्ट आपने पढ़ा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। लैंग्वेज इधर उधर घुमा देगा भले, लेकिन क्वेश्चन जो मेन लैंग्वेज, जो मेन की है, वो हमेशा उस क्वेश्चन में रहेगी। तो उस आर्टिकल के तहत आप वो बता सकते हैं कि कौन सा ये ऑप्शन सही होगा। आर्टिकल देखिए, आर्टिकल
208, क्वेश्चन नंबर 208 में कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? कौन सा ऐसा है? आर्टिकल 11, आर्टिकल 19, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल कहता है 15 कहता है कि धर्म, वंश, जाति, लिंग। यहां मैं लिख देता हूं कि 15, आर्टिकल 15 कहता है धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, इसके नाम पर कभी विभेद नहीं किया जाएगा कि कोई किस धर्म का है, किस जाति का, किस मूल वंश का है, किस लिंग का है, किस स्थान पर रह रहा है, इसके आधार पर यह अयोग्य घोषित कर दिया जाए, यह नहीं किया जाएगा। किंतु जो राज्य में स्त्री तथा बालकों के लिए सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े जो नागरिक हैं, उनके लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध जरूर किया जाएगा। अब ध्यान रखिए, इस आधार पर किसी को वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर केवल इसी आधार पर केवल बात करें तो क्या स्त्रियों का उतना डेवलपमेंट हो पाएगा, बच्चों का उतना डेवलपमेंट हो पाएगा, या SC ST शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट के जितने भी लोग हैं क्या उनका डेवलपमेंट हो पाएगा? आप कहेंगे नहीं होगा, तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा। तो यह विशेष प्रकार का प्रावधान अलग आर्टिकल में किया गया है। लेकिन आर्टिकल 15 में कहता है किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग के स्थान आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा, कि उसकी योग्यता को नकारा नहीं जा सकता है। तो आर्टिकल 15 में इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 209। भारतीय संविधान में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव करना अनुच्छेद किसके अंतर्गत आता है? अभी जस्ट आपने पढ़ा, आर्टिकल 15 के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 210। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को अंत करता है? तो आर्टिकल 17 जो है अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, छुआछूत निवारण की बात करता है। और आर्टिकल अगर 20 की बात करें तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण प्रदान करता है कौन? आर्टिकल 20। लेकिन इसमें पूछा अस्पृश्यता का अंत, तो आर्टिकल 17, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 211। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में किसका उन्मूलन है? अस्पृश्यता का अंत है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 212। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार प्रयोग प्राप्तकर्ता के नाम के लिए उपसर्ग और प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है? तो ये आर्टिकल 18 के सेक्शन 1 में इसका वर्णन किया गया है। और आर्टिकल 17 के 2 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत है। आर्टिकल 16 में क्या दिया गया है आपका? तो इसमें लोक नियोजन की बात किया गया है। तो इसमें जो 212 में ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, आर्टिकल 18 सेक्शन 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 213। 213 में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना तथा उसके प्रशासन का अधिकार देता है? इसको कई बार आप लोग रिपीट कर चुके हैं। आर्टिकल 13, आर्टिकल 30 में यह प्रावधान है कि धर्म और भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के आधार पर शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उसके प्रशासन का अधिकार होगा। इसके अलावा किसी भी अनुच्छेद के तहत देश की सरकार धर्म और भाषा के आधार पर किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा चलाए गए कोई भी शैक्षणिक संस्थान हो या वित्तीय मदद देने के लिए इनकार नहीं कर सकती कि भाई ये संस्थान इस जाति धर्म का है और हम इसको नहीं देंगे, उस पे भी उसको देना पड़ेगा। और आर्टिकल अगर 29 की बात करें तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात करता है 29। तो शैक्षणिक संस्थानों में प्रशासन की बात करता है आर्टिकल 30।
तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 214। सभी अल्पसंख्यकों को धर्म और भाषा के आधार पर अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। यह भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी लेता है? तो अभी जस्ट आपने पढ़ा आर्टिकल 13, ये लेता है शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना तथा उसके प्रशासन का अधिकार की गारंटी। लेकिन अगर बात करें कि अल्पसंख्यक के हितों की बात किया जाए, हितों की बात, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की बात, हितों की बात किसमें की जाती है? तो ये आर्टिकल 29 के अंतर्गत ये आता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के बारे में जो बात की जाती है वो आर्टिकल 29 में है। लेकिन जब शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना उसके प्रशासन की बात आएगी तो ये आर्टिकल नंबर 30 में इसका विवेचना किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 215। क्वेश्चन नंबर 215 ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रावधान उससे संबंधित अनुच्छेद के साथ सही तरीके से जोड़ा गया है? अब सही तरीके से आपको बताना है किसका सुमेलन किया गया है। देखिए, अगर हम बात करें मानव दुर्व्यवहार निषेध की, मानव दुर्व्यवहार निषेध ये 24 में नहीं है, ये 23 में, ये 23 में। शिक्षा का अधिकार 21A में है। अभी जस्ट आपने पिछले सेशन में पढ़ा था 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। किसी भी कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध आर्टिकल 23 में है। क्या इसमें है? आप कहेंगे इसमें नहीं है, जीवन की जो स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया है तो वह 21 में है। लेकिन अगर 14 साल के बच्चों की कम उम्र की बात करें उनमें प्रतिबंध की तो ये आपका 24 में है, 23 में नहीं 24 में है। जीवन की सुरक्षा का व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो आर्टिकल 21 में है और ये आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यही एक मैच कर रहा है। जीवन जीने की जो स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है वो 21 में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 216। कौन सा आर्टिकल किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और हिरासत की सुरक्षा प्रदान करता है? तो आर्टिकल 22 गिरफ्तारी और हिरासत में सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें कहता है कि भाई उसको गिरफ्तारी के दौरान भी संरक्षण देने का कार्य सरकार का है, राज्य का है, वह उसको बखूबी निभाएगा, वह उसका अधिकार है, राइट्स है आर्टिकल 22 में। और आर्टिकल 19 की अगर बात करें, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी फ्रीडम टू स्पीच, प्रेस की स्वतंत्रता है उसमें। आर्टिकल 32 में क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 32, इस संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 22, आर्टिकल 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 217। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद के संरक्षण प्रदान करता है? अभी जस्ट आपने पढ़ा है आर्टिकल 22 में बंदीकरण, यानी कि किसी भी कैदी को अगर बंदी बनाया जाए, उसको रखा जाए तो हिफाजत करना, उसकी सुरक्षा, उसके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की होती है। जो उसको बंदी बना के उसमें रखा गया है कारागार में, तो उसको भी राइट्स है कि उसका भी संरक्षण मिले। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 218। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? और कई बार आपने पढ़ लिया है आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 में इसकी बात किया गया है। और आर्टिकल 19 के अगर आपको आर्टिकल 19 के सेक्शन की बात किया जाए, कौन से सेक्शन में इसकी बात किया गया है? तो आर्टिकल 19 के सेक्शन 1 में इसकी बात किया गया है। पूरे आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, लेकिन सेक्शन 1 में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया है, प्रेस की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 219।
219 में कहता है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी सरकारी कार्यालय में रोजगार में भेदभाव को निषेध करता है, यानी कि वह अवसर की समानता देता है, लोक नियोजन की समानता देता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ये क्या है? लोक नियोजन। लोक नियोजन, लोक नियोजन के बारे में बताता है आर्टिकल 16, यानी कि जो सरकारी रोजगार है उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 16 के सबसेक्शन 4 में क्या कहता है? 16 के सबसेक्शन 4 यानी कि सेक्शन 4 में ये कहता है सरकारी नौकरियों में राज्य सरकार उन पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है कि जो बहुत ज्यादा पिछड़े हो गए हैं, जो SC ST कास्ट के हैं, उनमें समानता लाने के लिए उनको स्पेशल ट्रीटमेंट आपको देना पड़ेगा, यानी आरक्षण का प्रावधान करती है। जिनका राज्य सेवाओं में प्रतिनिधित्व नहीं है तो उनको दिया जाएगा प्रतिनिधित्व। तो यानी कि आर्टिकल 16 में इस चीज का विवरण दिया गया, पिछड़े वर्गों को स्पेशल ट्रीटमेंट देकर उनको आगे प्रोड्यूस करना है, यानी कि आगे उसको बढ़ाना, एनहांस करना है। तो आर्टिकल 16 के 4 में है, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 220। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों को प्रदत्त के लिए उचित कार्रवाई से उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार प्रदान करता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसमें इसके तहत उच्चतम न्यायालय में आप जो है रिट दायर कर सकते हैं। कितनी रिटें दायर कर सकते हैं? 5 रिटें दायर कर सकते हैं। कौन कौन सी रिटें हैं? 5 रिट हैं। 5 रिट, 5 रिट में एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, और चौथा है आपका उत्प्रेषण, और पांचवा है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा ले, ये 5 प्रकार के रिटे जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जा सकता है, उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। ध्यान में रखें, सुप्रीम कोर्ट में। और यही सुप्रीम कोर्ट की बजाय अगर हाई कोर्ट में अगर आपको दायर करना हो तो 226 के अंतर्गत दायर कर सकते हैं, 226 के अंतर्गत इसको दायर कर सकते हैं। और क्या क्या दायर कर सकते हैं? कुछ अलग से आप कहेंगे नहीं, ये 5 प्रकार की जो रिटें हैं इनको दायर कर सकते हैं सुप्रीम हाई कोर्ट में। किसके आर्टिकल के तहत? 226 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 221। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय में याचिकाएं जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अभी जस्ट आपने पढ़ा है आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 32 के तहत कहां पर? हाई कोर्ट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में। ये सुप्रीम कोर्ट में इसको दायर कर सकते हैं। हाई कोर्ट के लिए 226। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 222, 222। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि भारतीय संविधान 1950 के लागू होने से पहले भाग 3 के असंगत सभी कानून शून्य माने जाएंगे? तो आर्टिकल 13 ये कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के माध्यम से ही एक ऐसी कानून बनाने से संसद तथा राज्य विधानसभाओं पर प्रतिबंध लगाता है, यानी कि संसद जो है वह और राज्य विधानसभाओं पर जो प्रतिबंध लगाता है आर्टिकल 13 के तहत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अभी क्या कहता है? कहता है जो नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकार हैं उनमें कटौती हो या उनसे वंचित करता हो या उसके प्रावधान मौलिक अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु है और ऐसे किसी भी कानून को शून्य घोषित करता है तो मौलिक अधिकारों की अवमानना करता हो तो इसके साथ असंगत करता हो तो वह नियम कानून वो प्रतिबंधित हो गए, वो भंग माने जाएंगे, वो लागू नहीं होंगे अगर राज्य इस प्रकार का कोई कानून बनाता है। लेकिन
मार्शल लॉ की जब कंडीशन होती है, मार्शल लॉ जब लगता है तो राष्ट्रपति द्वारा इन पर बैन लगाया जा सकता है, क्योंकि वहां पर राष्ट्र सुरक्षा के बारे में बात किया जा रहा है और राष्ट्र सुरक्षा को लेकर उस पर बैन लगाया जा सकता है। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर और सभी मौलिक अधिकारों पर बैन लगा दिया जा सकता है, लगाया जाता है। तो ये जो मार्शल लॉ अगर लागू हो तब यह प्रावधान लागू होगा, अदरवाइज ये प्रावधान लागू नहीं होगा, ये असंगत तथा शून्य माने जाएंगे अगर ये कोई इन फंडामेंटल्स को बाधित करते हैं तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 223, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की उपाधियों यानी टाइटल्स प्रदान करने को रोकता है? कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो इसको रोकता है? तो उपाधियों का अंत आपने पढ़ा है, उपाधियों का अंत जो है आर्टिकल 18 में है। अब आर्टिकल 18 के अंतर्गत ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसमें कहता है कि सेना या विधि संबंधी जो सम्मान मिलता है उसके सिवा अन्य किसी प्रकार की उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। ध्यान में रखें, सेना और विद्या मतलब एजुकेशन संबंधित सम्मान के सिवाय अन्य किसी प्रकार की उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। ये आर्टिकल सेक्शन 1 में। और आर्टिकल सेक्शन 2 में क्या है? सेक्शन 2 में कहता है यदि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से कोई उपाधि धारण करता है तो उसकी परमिशन पहले राष्ट्रपति द्वारा लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति की आज्ञा के आधार पर यानी कि स्वीकृति के आधार पर ही वो जाके वहां पर उपाधि धारण कर सकता, अदरवाइज नहीं कर सकता है। बिना आज्ञा के, राष्ट्रपति की आज्ञा के उपाधि धारण नहीं कर सकता है। इसीलिए कहता है 18 में क्या कहता है? उपाधियों का अंत, यानी कि पहला वाला 18 के 1 कहता है केवल यहाँ के नागरिकों के लिए, स्थानीय नागरिकों के लिए, भारत के नागरिकों के लिए शिक्षा और सेना की जो उपाधि वो राज्य ही प्रदान करेगा। दूसरा 18 सेक्शन 2 में कहता है कि अगर कोई व्यक्ति बाहर कोई उपाधि अन्य देश की प्राप्त करना चाहता है तो वह राष्ट्रपति से पहले परमिशन लेगा, विदाउट उसके परमिशन के वो उपाधि धारण नहीं कर सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपाधियों के बारे में आर्टिकल 18 बताता है। आर्टिकल 224, क्वेश्चन नंबर 224, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? अभी जस्ट आपने पढ़ा, उपाधियों के उन्मूलन के लिए कौन सा संबंधित है? तो आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 का सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में ध्यान रखें। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि सेक्शन 2 में क्या वर्णित है, 18 के सेक्शन 2 में क्या वर्णित है। तो उपाधियां यानी कि राष्ट्रपति द्वारा कोई व्यक्ति विदेश में कोई भी उपाधि धारण करने से पहले राष्ट्रपति की परमिशन लेगा तभी धारण करेगा, अदरवाइज नहीं धारण कर सकता है। तो आर्टिकल 18 के सेक्शन 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 225 में भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की बात करता है? ध्यान में रखें, हितों के संरक्षण की बात किया जाएगा तो आर्टिकल 29 में। और 30 में क्या कहता है? वह शैक्षणिक संस्थानों का प्रबंधन और संचालन कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 29 में कहता है कि उनके हितों की रक्षा कौन करेगा भाई? तो हितों के संरक्षण के बारे में कहता है आर्टिकल 29 में, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 42 इसमें ये कहता है कि राज्य काम की मनोचित दशाएं उपलब्ध कराएगा, जैसे मातृत्व अवकाश, यानी कि जब लेडीज अगर कोई वर्कर है तो अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसके जो कुछ पीरियड्स हैं उनमें उनको अवकाश प्रदान किया जाएगा और ये राज्य का कर्तव्य होगा, राज्य उसको सुनिश्चित करवाएगा। 18 में तो आपने अभी पढ़ ही लिया, उपाधियों का अंत है। 24 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए, क्योंकि यहाँ पर बाल शिक्षा को के बारे में बताया गया है। इस जो है 6 से लेकर 14 वर्ष की 6 से लेकर 14 वर्ष की उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार है और वो खतरनाक कल कारखानों में काम नहीं करेंगे, यानी कि जो बालात श्रम है उसको रोकने के लिए 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको
खतरनाक कल कारखानों में जाने से, काम करने से मना किया। तो आर्टिकल 24 इसको ध्यान में रखें। तो इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 226। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता का अधिकार व्यक्त करता है? तो आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में कानून के प्रति सभी लोग समान हैं, यानी कि सभी को कानून, सभी समान रूप से कानून के हकदार हैं, और जो स्पेशल ट्रीटमेंट, जो भी ट्रीटमेंट आप कोई अंबानी के साथ होगा वही ट्रीटमेंट एक रिक्शा चालक के साथ भी होगा। अगर वो किसी प्रकार का इस तरह से ऑफेंस करता है तो विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं, चाहे वो बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति हो, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो। तो आर्टिकल 21 करें, आर्टिकल 14 ये करेक्ट है। इसमें 21 क्या कहता है? जो जीवन जीने का अधिकार, उसके बारे में बोलता है 21। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले, 227। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो आप बार बार पढ़ चुके हैं, 14 से 18 ये समानता के अधिकार से संबंधित है। 14 से 18 जितने भी आर्टिकल हैं, 14, 15, 16, 17, 18 ये समानता के अधिकार की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 228। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की विशेषताएं आंशिक रूप से अधिकार अधिनियम से किसकी प्रेरणा प्राप्त करती है? जो डैश के संविधान में निहित है। ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए, अगर हम कहें फंडामेंटल राइट्स की बात, तो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार सबसे ज्यादा कहां पर दिए गए हैं? आप कहेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से यहां पर अडॉप्ट किया गया है आर्टिकल 12 से 35। आर्टिकल 12 से 35 क्या करता है? फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, मौलिक अधिकारों की बात करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका से समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति का अधिकार और कुछ विशिष्ट कानूनों की सुरक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सब कहां से लिया गया है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 219। भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, आर्टिकल 12 to 35। 12 to 35। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 230। भारतीय संविधान के कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? देखिए, मूल अधिकारों की बात करें, मूल अधिकार 6 हैं। तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार 6 हैं और मौलिक कर्तव्य हैं 11। मौलिक अधिकार पहले 7 थे, 7 मौलिक अधिकार थे, मौलिक अधिकार थे पहले 7। तो एक कहां से कम कर दिया गया? कौन कम किया कर दिया गया? अब 6 बचे हैं। तो ये जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार इसको खत्म कर दिया गया और संपत्ति का अधिकार को हटाकर 300 ए में रख दिया गया संपत्ति का अधिकार। अब ये कौन सा अधिकार हो गया? ये विधि का अधिकार हो गया, विधि का अधिकार हो गया, ये विधि का अधिकार हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 231। भारत में मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब गलत कथन को आपको बताना है। ये उच्चतम न्यायालय द्वारा रचित प्रत्याभूत है, एकदम सही है। और वे निरंकुश नहीं है, इस पर परसीमन है, हाँ ये भी सही है। ये अलंघनीय या अस्थाई है, ये गलत है, अलंघनीय और अस्थाई नहीं है। इसमें क्या किया कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को जब हटाया गया मौलिक अधिकार से, तो 6 प्रकार के जो अधिकार उसके बचे। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रत्याभूत है, ये बात सही है एकदम। और यह निरंकुश का अभाव तथा परसीमित है
और इसमें भारतीय नागरिकों को प्रदान करने के लिए मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो यह उल्लंघनीय और अस्थायी नहीं है, यानी कि अउल्लंघनीय, इसका उल्लंघन भी हो सकता है, ये अस्थायी भी है। अस्थायी का मतलब कैसे? आप कहेंगे कहीं मार्शल लॉ अगर लागू होगा तो उस कंडीशन में आपके आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के सभी आर्टिकल प्रभावित होंगे, सभी आर्टिकल प्रभावित होंगे, जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रभावित होंगे। ये राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा कि उल्लंघनीय और अस्थायी है। अच्छा, डी वाला क्या कहता है? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया, सही है, इसको 300A में रख दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 232। भारत में संघ बनाना एक डैश डैश संघ बनाना। अच्छा, संघ बनाने की अगर बात किया जाए तो कौन से उसमें कर सकते हैं? तो आप कहेंगे ये मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। क्या क्या कर सकते हैं इसमें? कहेंगे कि आप भाई किस आर्टिकल, सबसे पहले ये जानिए कि किस आर्टिकल के तहत होगा। तो आर्टिकल 19 के तहत होगा। अब आर्टिकल 19 में जो है अन्य क्या चीजें हैं, कौन कौन से पार्ट हैं? तो आर्टिकल सी यानी 19 के सी 6 पार्ट है। आर्टिकल 19 के सी में कहता है संघ बनाने की जो है अबाध रूप से वो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये संघ बना सकते हैं और सहकारी समितियों का गठन कर सकते हैं। तो किस में है? आर्टिकल 19 के सेक्शन सी में है, इसको प्रदान करेगा। इस अधिकार द्वारा जो राज्य हैं उनके द्वारा प्रतिनियुक्ति पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लेकिन इसके आधार पर भारत की एकता, संप्रभुता, सार्वजनिक आदेश तथा नैतिकता अगर प्रभावित होती है तब इसके आधार पर उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि भाई इस संघ के द्वारा समाज में ये विकृतियां उत्पन्न हो रही हैं, इसके आधार पर लगा के उसको हटाया जा सकता। अदरवाइज संघ बनाने की जो है कोई बैन नहीं लगा सकता, उसका मौलिक अधिकार है तो वो बना सकते हैं। तो 19 के सेक्शन सी में है, तो ध्यान में रखें ये मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 233। निम्नलिखित में से किसी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? तो देखिए, सार्वजनिक रोजगार के मामले, अवसर की समानता, सही है, ये इसको सूचीबद्ध किया था। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के सेक्शन 1 में है, ठीक है। विधिक समानता, ठीक है, समता, ये भी सही है। मुफ्त कानूनी सहायता, ये इसका बर्डन नहीं है, इसका बर्डन नहीं है कि भाई आपको मुफ्त कानूनी जो है सहायता मिलेगी, इसका बर्डन नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर है। अच्छा, जो इसे फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें तो इसमें इस चीज का बर्डन नहीं, लेकिन अगर हम कहें कि जो है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में क्या है, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं, डीपीएसपी की बात करें, अगर डीपीएसपी की बात करें, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो डीपीएसपी में पार्ट 1B में कहता है कि आर्टिकल 39A ये कहता है समाज के लिए, सभी लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था होगी, सुनिश्चित, जो सुनिश्चित न्याय है उसकी व्यवस्था होगी, और गरीब तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी, निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी सभी लोगों के लिए समाज में, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। ये 39A में कहता है। किसमें कहता है? डीपीएसपी में कहता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसकी बात की गई है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में इसका बात नहीं किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 234 भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो अभी जस्ट आपने पढ़ा है कि जो परिवर्तनीय है तो वो आपका मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये आपका परिवर्तनीय है। कौन से पार्ट में है? भाग नंबर 3 में है। कौन से आर्टिकल कहां से कहां तक है? तो आर्टिकल 12 से लेकर 12 से लेकर 35 तक है। और आर्टिकल अगर आपको पूछा जाए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो आर्टिकल 32, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
तो इसको भी ध्यान में रखें आप। तो इसमें है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 235, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो 12 से 35, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि भाई डीपीएसपी में कितने, कहां से कहां तक है डीपीएसपी, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि भाग 4 की बात किया जा रहा है, भाग 4 में है ये आपका 36 to 51 डीपीएसपी की बात करता है। राज्य को, डीपीएसपी का मतलब है राज्य को निर्देश है कि भाई क्या क्या लोगों के हितों के बारे में क्या क्या संरक्षण करेंगे, क्या क्या सुविधाएं प्रदान करेंगे। राज्य मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन एक कर्तव्य है जो उसको करते हैं। तो इसमें आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इसका वर्णन किया गया है। तो ये है पार्ट नंबर 4। अब हमने 35 क्वेश्चनों को कवर किया, इसके साथ में अन्य भी क्वेश्चंस कवर किए जो भी इसके साथ में संलग्न कॉन्सेप्ट थे, जो भी आर्टिकल थे, इंपॉर्टेंस आर्टिकल। आज का सेशन यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग कल करेंगे और इसके साथ में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको भी सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।